हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ग्लूकोमा, उसके संबंधित जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि होम्योपैथी के मदद से हम ग्लूकोमा को कैसे ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी की दवाएँ ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएँ हैं और बहुत ही उपयोगी दवाएँ हैं ये। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लूकोमा के बारे में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। ये आँख के अंधापन के लिए बहुत ही उत्तरदायी एक फैक्टर है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। पूरी दुनिया में ग्लूकोमा जो है अंधापन का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके चलते बहुत सारे व्यक्तियों में अंधापन आ जाता है। हिंदी में इसको हम काला मोतिया या कांच मोतिया भी कहते हैं। अब इस बात को लेकर के बहुत सारे आदमी कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि मोतियाबिंद से इसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत आदमी भूलवश इसको मोतियाबिंद ही समझ लेते हैं। मोतियाबिंद के लिए अंग्रेजी में शब्द है कैटरैक्ट, और ये जो है उसमें लेंस पर जो है जाला जैसा हो जाता है प्रभावित, तो ऑपरेट करके हम दूसरा लेंस लगा देते हैं, फिर वो सही हो जाता है। इसमें जो है ये ग्लूकोमा एक्चुअली में आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज होने लगता है। अब ये प्रेशर कौन सा होता है, तो ये इस प्रेशर को बोलते हैं इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। तो ये ग्लूकोमा का संबंध आँख के इंट्रा ऑकुलर प्रेशर से है, इसके बढ़ जाने से है। अब इंट्रा ऑकुलर प्रेशर के बढ़ जाने से आँख में दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। इसी दबाव के कारण ऑप्टिकल नर्व्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, और इसी की परिणति होती है आँखों के अंधापन में। जब नर्व्स ही नहीं रहेगा तो ये मैसेज ब्रेन तक कैसे पहुँचेगा। आपका रेटिना काम कर रहा हो, आपका आँख काम कर रहा हो, आपका आइरिस काम कर रहा हो, लेकिन अगर जो प्रतिबिंब बन रहा है आँख में अगर वो नहीं पहुँचे ऑप्टिकल नर्व्स तक, तो फिर आँख का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मतलब जो एड में हम देखते हैं कि इन आँखों से कोई और भी देख सकता है, वो भी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अब नर्व्स डैमेज हो गया है। तो इस बीमारी के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, और ऐसा नहीं है कि सचेत रहने के लिए बहुत पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। सामान्य ढंग से भी अगर हम आँख का जो नॉर्मल इंट्रा ऑकुलर प्रेशर सबको माप करवाते रहें, ये 10 से 21 तक होना चाहिए। मैन टू मैन वेरिएशन है, किसी किसी आदमी के लिए मतलब 21 तक बिल्कुल ठीक है, और कोई कोई आदमी के लिए 18 से ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा सचेत हो जाने की आवश्यकता है। और बस हो गया। कुछ सिम्टम्स है, जैसे आँख भारी जैसा महसूस होगा, माइग्रेन जैसा दर्द होगा, आँख में बालू जैसा अनुभव होगा, तो कोई चीज़ का एक ही पोर्शन दिखाई देगा, लाइट के चारों ओर आपको काला काला सा दिखाई देना, तो ये सब होता है। शुरू शुरू में कई ग्लूकोमा के मामले में आप देखेंगे कोई सिम्टम्स ही नहीं होगा, कुछ उसको पता ही चलेगा बहुत देर से। तो कुछ मामला में आप देखेंगे कि ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। धुंधलापन हो सकता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आँख में बहुत भारीपन हो और लगे कि विजन घट रहा है, या मतलब कट करके विजन हो रहा है, दायां नहीं दिख रहा है, बायां नहीं दिख रहा है, आधा ही दिख रहा है, तो थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। और इसी हिसाब से सिम्टम से बहुत ही अच्छी दवाई है। और लास्ट उपाय इसका है, जबकि सर्जरी से फ़ायदा मिलता है, सर्जरी मैनेजमेंट भी होता है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। और अगर मतलब टाइप्स की बात करें, कितने तरह के माने ग्लूकोमा होता है, कितने तरह का होता है, तो जो मोस्ट कॉमन है ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। उसके अलावा भी इसका पार्ट सब होता है, जैसे ऑप्थेल्मस होता है, जिसको हम कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा गर्भावस्था ही में रहता है, तो उस समय में यूट्रस के कुछ खराबी से उसका आँख प्रभावित हो जाता है, उसका इंट्राओकुलर जो प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसा जो ऑप्थेल्मस वाला मामला है वो बाय बर्थ ही होता है। फिर हम देखेंगे कि प्राइमरी ग्लूकोमा और फिर सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा के मामले में हम देखेंगे
किसी अन्य बीमारी के कारण ग्लूकोमा डेवलप हुआ है, डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो या मतलब स्टेरॉइड जनित दवाएं लेने के कारण लॉन्ग टर्म तक अगर कोई स्टेरॉइड जैसी युक्त दवाएं ले रहा है तो हो सकता है कि ड्रग इंट्रोड्यूस्ड डिजीज़ के रूप में हो जाए या फिर चोट वोट के कारण हो जाए। तो ये सब चीज़ हो जाता है। या मतलब ऐसा भी होता है कि कई बार कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद या मतलब और कोई ऑकुलर सर्जरी के बाद ये हो गया, तो ये सब सेकेंडरी जो ग्लूकोमा है उसमें आएगा। अब ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है? तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में हम देखेंगे कि एंगल ओपन होता है, लेकिन जहाँ पर फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन होता है वो जगह नैरो हो जाता है, और जहाँ मतलब वो जो वहाँ पर ऑब्स्टेकल उत्पन्न हो जाता है, जितना एब्जॉर्प्शन उसका होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और जहाँ पर लिक्विड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा या वहाँ पर पहुँचने का रास्ता ही बंद हो जाएगा, तो फिर ये क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो जाएगा। तो एंगल क्लोजर वाला ग्लूकोमा में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि रास्ता ही बंद हो जाएगा। और ओपन एंगल वाला में क्या देखें, रास्ता तो ओपन है, रास्ता तो खुला हुआ है, लेकिन उसमें ऑब्स्टेकल उत्पन्न हो गया है, एब्जॉर्प्शन कम हो गया है, और आँख का जो प्रेशर बढ़ता है इसके भी मुख्य रूप से दो कारण हैं। या तो मतलब प्रेशर ही मतलब एक्वस ह्यूमर ही ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, या फिर एक्वस ह्यूमर का एब्जॉर्प्शन कम हो। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। और ग्लूकोमा को पूरे ढंग से समझने के लिए हमको आँखों की बनावट को समझना होगा। सबसे पहले आइए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आँखों के बनावट पर। यह आँख को हम देखते हैं ना कि ये मतलब गोल जैसा है, गोला जैसा है, तो उसको हम नेत्रगोलक कहते हैं, या फिर उसको हम आईबॉल अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका जो सबसे बाहरी परत है जिसको हम स्क्लेरोटिक कहते हैं, तो इसका रंग उजला उजला होता है, इसीलिए इसको हम हिंदी में श्वेत पटल भी कहते हैं। तो इसका अगला कुछ उभरा हुआ भाग जो है वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। अब इस स्क्लेरेटिक के नीचे कोराइड होता है जो आगे जा कर के दो भाग में बढ़ जाता है। एक हो गया हमारा आइरिस और दूसरा हो गया हमारा सिलियरी मसल्स। तो ये जो सिलियरी मसल्स है लेंस को लटका करके रखती है। अब आई बॉल के सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को हम रेटिना कहते हैं, और रेटिना से जुड़ा हुआ है हमारा ऑप्टिकल नर्व्स। तो एक्वस ह्यूमर जो कि मतलब कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच होता है, हमारे आँखों में को प्रेशर प्रदान करता है। अब ये जो एक्वस ह्यूमर है अगर बहुत कम हो जाए तो आँख ही पिचक जाएगा। आँख जो फुला फुला इतना देख रहे हैं हिस्ट पुष्ट, तो ये जो खूबसूरत सी आँखें हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर मतलब प्रेशर ही उसको मेंटेन करके रखता है, शेप देता है, तो ये जो आँखों में अगर दबाव बढ़ जाएगा तो दबाव के कारण ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज हो जाएगा। और ये जो मतलब ये प्रेशर जो प्रदान करता है इंट्रा ओकुलर प्रेशर, तो यही फ्लूइड जो है हमारा एक्वस ह्यूमर यही इसको प्रदान करता है। तो कम हो जाए तो आँख ही पिचक जाएगा, और मात्रा बढ़ जाए तो आँख में दबाव काफ़ी बढ़ जाएगा। इसी दबाव के कारण क्या होता है कि ऑप्टिकल नर्व्स को नुकसान पहुंचता है, और इसे ही हम ग्लूकोमा कहते हैं। अब जैसे कि मतलब नस में हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन के मामले में हम देखते हैं ना कि रक्त का कितना प्रेशर है उसको जांचते हैं, तो उसी हिसाब से आँख के लिए जो जैसे वो जनरली में हम ब्लड का प्रेशर वेन में देखते हैं, आर्टरीज में देखते हैं, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर को देखते हैं, उसी हिसाब से आँख के लिए जो प्रेशर होता है वो इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है। अब कितना होना चाहिए? तो सामान्यतया ये मतलब 10 से 21 mm HG होना चाहिए, और कुछ मामले के लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। कोई मामले में 25 तक भी ये प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन सामान्यतया अगर 8 से ज़्यादा हो तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। अब ये जो दबाव बनता है, ये दबाव क्यों बनता है इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका कारण होता है एक्वस ह्यूमर का ज़्यादा मात्रा में बनना, या फिर एक्वस ह्यूमर का कम एब्जॉर्प्शन होना। आँखों में दबाव सिलियरी बॉडी से प्रारंभ होता है, फिर अन्य क्षेत्र में जाता है, और वहाँ इसका एब्जॉर्प्शन होता है। प्रेशर के कारण ऑप्टिकल कॉपिंग होता है, जिससे ऑप्टिकल नर्व्स को
नुकसान पहुंचने लगता है। और टाइप्स की बात करें तो ओपन एंगल ग्लूकोमा हो गया, क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो गया, ऑप्थेल्मस हो गया जो कि प्राइमरी ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा। अब ओपन एंगल ग्लूकोमा में अभी अभी हमने चर्चा किया कि मतलब उसका जो ड्रेनेज है वो ओपन तो रहता है लेकिन ऑब्स्टेकल उत्पन्न होता है। और क्लोज एंगल वाला में हम देखते हैं कि जो फ्लूइड को पहुंचने का रास्ता ही बंद हो जाता है, ड्रेनेज ही बंद हो जाता है। और कारण की बात करें तो ऐसा कारण हो सकता है खान पान हो सकता है, जीनेटिकली हो सकता है अर्थात आनुवंशिक हो सकता है, या लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड दवाएं लोग लेते हैं, मोटापा हो सकता है, या फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इंजरी, एज फैक्टर, या मतलब ओकुलर सर्जरी, या कई बार इसका कारण सब चीज़ ठीक ठाक होने के बाद भी कई बार लोग ग्लूकोमा से सफ़र कर जाते हैं। कई बार देखेंगे आपकी तीव्र मानसिक तनाव से लोग गुजरा और मतलब उसका जो आँख में प्रेशर बढ़ गया, दबाव बढ़ने लगा, फिर विजन लॉस होने लगा। और एक सामान्य सा कॉमन है जो एशियाई मुल्क सब हैं, कुपोषण, खान पान में जैसे मतलब ए और ई की कमी हो गई, विटामिन ए और ई की कमी हो गई, तो ये सब फैक्टर हो सकते हैं। या फिर मतलब आँख में कभी चोट लग जाए, क्रिकेट खेल रहा हो या ऐसा कोई गुस्सा मार दे या कैसे भी कुछ चीज़ सबसे उसमें ये प्रभावित हो जाए, तो आई ट्रॉमा भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। और मतलब रिस्क फैक्टर में कुछ पहले से बीमार लोग हैं, फैमिली हिस्ट्री वाला हो, या मतलब एजिंग ज़्यादा जो 50-60 से ऊपर के व्यक्ति हैं, तो या मतलब जिनका सर्जरी हुआ हो, या यूबाइटिस वाले लोग हैं, तो ये लोग में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है। कई बार आप देखेंगे कि इसमें कोई लक्षण ही शुरू में नहीं मन मिलेगा। देखिएगा कि सामान्य सा लोग है उसको पता भी नहीं चलता है और आंख प्रभावित हो जाती है। और 90% जब अगर हम इसका मामला लें तो हम देखेंगे कि उसमें ओपन एंगल ग्लूकोमा का ही आपको मामला नज़र आएगा, तो जिसको कि ट्रीटमेंट करके प्रेशर को ठीक किया जा सकता है। और इसके अलावा माइग्रेन, सर दर्द, फिर विज़न कम हो रहा है तो 10-15 दिन में विज़न तेज़ी से कम हो जाएगा, आँख में तेज़ दर्द जैसा अनुभव होना, धुंधलापन, विज़न लॉस, ये सब चीज़ हो तो आँख का प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। कभी कभी सर में इतना तेज़ दर्द होगा कि लगेगा कि जैसे सर फट गया है, फिर लगेगा कि आँख में कुछ बालू जैसा पड़ गया है, ये सब लक्षण सब हो सकता है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन इसमें यही है कि आँख का प्रेशर चेक करवाना चाहिए। फिर कुछ गौर करने वाली बातें होती हैं, जैसे आँख के आगे काला धब्बा, या मतलब आँख के श्वेत पटल पर खून का छींटा सा देखिएगा कि 1-2 बूंद खून जैसा आ गया है, तो फिर इसके लिए बहुत माने मोटा मोटी है कि कुछ चीज़ ऐसा है जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं, जैसे ओकुलर हिस्ट्री है, या टोनोमीटर है टेस्ट के द्वारा, या ऑप्थेल्मोस्कोपी है, फिर गोनियोस्कोपी है, विजुअल फील्ड टेस्ट होता है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन होता है। इस सब के माध्यम से ग्लूकोमा के बारे में पता चलता है। लापरवाही और रिस्क नहीं लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो अगर सही दवाई पड़ जाए तो तुरंत आराम होता है। होम्योपैथी के मामले में बहुत सारी दवाएं हैं जिसको आप लक्षण के हिसाब से चयन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सब गौर करना चाहिए कि आँख लाल है, सर दर्द का मामला है, या फिर फोटोफोबिया है, या ब्लूअर्ड विजन है, या फिर आँख को कलर पहचानने में दिक्कत हो रही है, या फिर मतली की शिकायत है। तो इस बातों को ध्यान करके दवा का सिलेक्शन किया जाता है। और इसमें सबसे जो प्रचलित दवाई है वो कैलकेरिया फॉस है। इसमें जो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों से बनता है इसका है कोई घटना घटित होने के बाद अगर विजन लॉस हो रहा हो, प्रेशर बढ़ गया हो, तो कैलकेरिया फॉस देते हैं। और जब मतलब नर्व्स डैमेज हो जाता है तो उस केस में फास्फोरस रिकमेंडेड दवा है, लेकिन फास्फोरस एक डीप एक्टिंग दवा है, उसको फ्रीक्वेंटली आप यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ मामले में हमने देखा है कि फास्फोरस और लाइकोपोडियम का पर्याय क्रम से प्रयोग करने पर 30 पावर में फास्फोरस सुबह शाम और लाइकोपोडियम 200 पावर में दोपहर रात देने से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे मतलब माई आँख का ग्लूकोमा हो तो सिड्रन 30
देना बहुत अच्छा है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन सिरदर्द का एक गाइडिंग सिम्टम्स है कि उसका जो तकलीफ़ है वो ख़ास समय पर रिपीट होता है। जैसे मतलब दर्द हो रहा है तो 3 बजे शाम में हो रहा है तो 3 बजे होगा, या 10 बजे दिन में हो रहा है तो 10 बजे रिपीट होगा। उसके अलावा आँख के दृष्टि को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही मजबूत दवा है फाइज़ोस्टिगामा। तो आँख में अगर इंजरी के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फाइज़ोस्टिगामा दिया जाता है, चोट लगने के बाद अगर ग्लूकोमा डेवलप हुआ हो तो। और लाइकोपोडियम में हम उसको अगर एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट सब के बाद माथा में चोट लगी और ये ग्लूकोमा डेवलप हो गया तो लाइकोपोडियम देते हैं। उसके अलावा ब्रेन में चोट लगने के बाद ग्लूकोमा हो तो नेट्रम सल्फ दिया जाता है। फिर डिटैचमेंट ऑफ जो रेटिना का मामला हो, या आँख में दर्द हो, दबाव, ब्लड विजन, दर्द गर्दन से प्रारंभ होकर के माथा तक पहुँचे, प्यास का अभाव हो, पानी कम पिए पेशेंट, तो सुस्ती हो, डलनेस, ड्राइनेस, डिजीनेस हो तो जेलसीमियम बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, आँख भी इससे मजबूत हो जाता है। फिर अगर तेज़ दर्द वाला ग्लूकोमा हो जिसमें कि गैस भी हो, साटिका भी हो, तो उसमें कोलोसिंथ 30 दिया जाता है। अब ऑरम मेटेलिकम है तो आँख में दबाव होगा, किसी वस्तु का आधा ही दिखाई देगा। फिर प्रूनस है तो दाईं ओर के ग्लूकोमा में प्रूनस रिकमेंडेड दवाई है। क्लेडिया 30 पावर में दिया जाता है, जब भारीपन हो और दर्द महसूस हो तो दिया जाता है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कुछ बेलाडोना है, आँख लाल जैसा महसूस होगा, अचानक दर्द होगा, टीस जैसा दर्द होगा, सिर में दर्द हो सकता है। उसी हिसाब से फिर ओस्मियम है, जो प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील पेशेंट हो, एक ही वस्तु का अलग अलग रंग दिखाई दे तो ऐसा महसूस हो, जो वस्तु अभी लाल था तुरंत लगे कि जैसे पीला दिख रहा है, या अलग अलग एंगल से हम देखते हैं तो उसका रंग चेंज महसूस होता है। तो इस हिसाब से बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन डॉक्टर के कुशल चिकित्सक के निर्देशन में हम सही दवाई लें। और मैंने देखा है कि कई मामले में फास्फोरस और लाइकोपोडियम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है।